नमस्कार मित्रों, हमारा जो बिंदु चल रहा था कर्म कारक के हमने पिछली क्लास में एकतम च ये सूत्र आपके लिए बतलाया था। इसमें 16 दोकर्मक धातु होती है। 16 दोकर्मक धातुओं के योग में जो गौण कर्म होता है उसमें इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति लगाते हैं। 16 जो दोकर्मक क्रियाएं थी उनको मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब इसके उदाहरण जैसे उदाहरण मैंने दिए भी हैं और भी देखो, जैसे पाचक, रसोइया, चावलों से, रसोइया चावलों से भात पकाता है। रसोइया चावलों से भात पकाता है। कर्ता पाचक, ठीक। क्रिया पकाना, भात मुख्य कर्म, चावल गौण कर्म। मैंने आपसे कहा था कि क्रिया से पहले मुख्य कर्म मिलता है जो नंबर 2 पर आता है। मुख्य कर्म से पहले गौण कर्म मिलता है जिसमें किसी न किसी कारक के चिन्ह लगे होते हैं। नंबर 3, यदि मुख्य कर्म नहीं हो तो गौण कर्म नंबर 2 पर चला जाता। जब मुख्य कर्म नहीं हो तब हमें 16 जो दोकर्मक क्रिया हैं उन्हें याद करना होगा। यदि गौण कर्म नंबर 2 पर दिया हो तो हमें 16 जो दोकर्मक क्रिया हैं उनको याद करना होता है। यदि वे दोकर्मक क्रिया हमें याद है तो हम उसका उत्तर दे पाते। देखिए इसका वाक्य बनेगा, वाक्य कैसा है? कर्तृवाच्य। कैसा वाक्य है? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के कर्ता में लगाते हैं प्रथम, तो इसका बनेगा पाचक है, तंडुलान। पाचक है तंडुलान, ओदनम, ओदनम पचती। रसोइया चावलों से भात पकाता है। अब देखिए ये रेखा दी हुई है, कितने नंबर? 1 2 3, तीसरे नंबर। कैसा कर्म है? गौण कर्म। तो इसमें विभक्ति है द्वितीया। कौन सा सूत्र लिखना है? सूत्र लिखना है कथी तम च। ये सूत्र लिखना है। कारण जिस प्रकार से मैंने बनाए हैं उसी प्रकार से आप कारण बना सकते हो। यदि पूछता है अर्थात अस्मिन् पदे एकतम च इति सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति, इस
से कर्म संज्ञा होती है या द्वितीया विभक्ति भवती या अस्ति द्वितीया विभक्ति होती। ये वाक्य भी यदि दिया हो तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और भी मैं उदाहरण देता हूं, जैसे हरी बाली से पृथ्वी मांगता है। हरी बाली से पृथ्वी मांगता है। इसमें याच माने होता है मांगना। बच्चों, याच माने क्या है? मांगना। और याच कैसी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया। इसलिए गौण कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाए। तो देखिए, मुख्य कर्म क्या है इसमें? पृथ्वी। इसमें तो द्वितीया लगानी है। क्यों? क्योंकि मुख्य कर्म में कर्मणि च द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया लगा। कर्ता हरि बलीन वसुधाम याचते। हरि बलीन वसुधाम याचते। हरि बलि से पृथ्वी मांगता है। ये इसने इंगित कर दिया। लिखिएगा कि रेखांकित पदे विभक्ति सूत्रम लिखा। रेखांकित पद में विभक्ति लिखिए। द्वितीया सूत्रम लिखत एकत्वम च। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि अस्मिन् पदे कस्य सूत्रस्य प्रयोग क्रियते। इस पद में किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भी लिखना है एकत्वम च। प्रश्न यूं भी पूछ सकता है कि अस्मिन् पद, यह पद कीदृश है कर्मे अस्ति। ये पद कैसा कर्म है? तो आपको लिखना है गौण कर्म। कैसा कर्म है? गौण कर्म। कर्म कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के, जिनका वर्णन शुरू से लेकर अंत तक होगा। मुख्य कर्म और गौण कर्म, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म क्रिया से पहले मिलता है और अप्रत्यक्ष कर्म प्रत्यक्ष कर्म से पहले मिलता है। उसमें किसी न किसी यानी तृतीया से लेकर सप्तमी तक के कारक चिन्ह लगे होते हैं, उसे हम अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। देखिए, बलि से कौन से कारक का चिन्ह है? अपादान। विभक्ति कौन सी होनी चाहिए थी? अपादान यानी पंचमी। लेकिन क्रिया कैसी है? याच क्रिया है, जो द्विकर्मक क्रिया है। इसलिए अपादान के स्थान पर हमने कर्म का प्रयोग किया है, अर्थात द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है। इस प्रकार से मुख्य कर्म में द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता। आप 16 द्विकर्मक जो क्रिया है, उन्हें जो मैंने सूत्र के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से आपके लिए लिखा है पिछली क्लास में, उसको उसी क्रम से यदि याद करते हैं तो उसमें सरलता हो। एक बार मैं फिर भी उसको दोहराए देता हूँ। वो ये है,
तो पचियाच दंड रोधी प्रक्षी चीब्रूसास जी माते मोसनी हृदय कर से वहवा जी माथे मोसनी हृदय कर से वहवा। वास माने रहता है या निवास होता है। इस प्रकार से ये सूत्र नंबर 3 मैंने आपके लिए कराया है। इसके बाद सूत्र नंबर 4 अधि सीन स्था साम अधिसीन स्था साम कर्म है। ये सूत्र है अधिसीन स्था साम कर्म। इसका मतलब है कि अधि ये उपसर्ग है प्लस सी या स्था या आस, ये 3 धातुएं दी हुई हो। यदि अधि उपसर्ग के बाद सी स्था और आस धातु दी हुई हो तो इस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि च द्वितीया, इस सूत्र से उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर दे। उसी प्रकार का नियम है। इसका निचोड़ ये है कि उपसर्ग के योग में, ठीक है बेटा, उपसर्ग के योग में द्वितीया होती है। यदि किसी भी धातु से पहले, यदि किसी भी धातु से पहले उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो? उपसर्ग। यदि किसी भी धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो अप्रत्यक्ष कर्म में अर्थात गौण कर्म में इस सूत्र से द्वितीया का प्रयोग करते। ये इसका नियम है। सारांश ये है, जैसे आप जानते हैं कि क्रुद्ध धातु है, क्रुद्धमान होता है क्रोध करना। क्रुद्धमान क्या होता है? क्रोध करना। और क्रुद्ध धातु के योग में पंचमी का प्रयोग, चतुर्थी का प्रयोग किया जाए। क्रुद्ध जो धातु है उसके योग में चतुर्थी लगाते हैं, संप्रदान संज्ञा भवती, संप्रदान की संज्ञा होती है। लेकिन यदि उससे पहले अधि उपसर्ग जुड़ जाए, यदि उससे पहले कोई भी उपसर्ग यदि जोड़ दिया जाता है तो वहां संप्रदान का प्रयोग नहीं करते हैं, कर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कर्म का। तो इसका जो सारांश है, इस कर्म का जो नियम है, ये नियम नंबर 4। वैसे नंबर 1 सूत्र जो है वो लक्षण अर्थात परिभाषा दिखलाता है। नंबर 2 उसमें विभक्ति दर्शाता है। उसके बाद इसके उप जो नियम है, नियम के अनुसार आप इसका क्रम कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा जो क्रम है वो नंबर 4 है। नंबर 4 का जो नियम है, सारांश ये है कि यदि किसी धातु में कोई उपसर्ग लगा हो तो वहां द्वितीया होती, उपसर्ग पूर्वकम द्वितीया होती। ये आप कारण लिख सकते। उपसर्ग पूर्वकम द्वितीया भवती, इस प्रकार भी लिख सकती हो, या फिर अधिसीन स्था साम कर्म, इस सूत्र से यदि सूत्रे द्वितीया भवती, इस सूत्र से द्वितीया होती है। नियम के अनुसार तो ऐसे लिखा जाता है कि कर्म संज्ञा भवती, कर्मणि च द्वितीया इति सूत्र, और कर्मणि च द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति भवती, द्वितीया विभक्ति होती।
यानी ये जो सूत्र है इनके द्वारा तो उस गौण कर्म को हम कर्म मानते हैं, यानी मुख्य कर्म मान लेते हैं। उस कर्म को हम जो गौण जो कर्म है उसे हम मुख्य कर्म मान लेते हैं। और मुख्य कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, ये तो सिद्ध कर्मणि च द्वितीया ही सूत्र करता है। लेकिन हम इसका उत्तर किसी प्रकार से उसका कारण लिख सकते हैं, लेकिन यदि वो सूत्र पूछता है तो आपको ये सूत्र लिखना। आदि सिंह स्था शाम कर्मय का मतलब है उपसर्ग के योग में, यानी जितने भी नियम यहाँ से आगे हैं उनका निचोड़ यही है कि उपसर्ग के योग में द्वितीया होती। जो उपसर्ग लगा हो, एक ही उपसर्ग है आदि, आदि यदि उपसर्ग लगा हो तो आप सहर्ष याद करें कि यदि अधि उपसर्ग लगा है तो अधि सिंह स्था शाम कर्मय, ये सूत्र काम करता है। देखिए, आइए मैं इसका उदाहरण देता हूं। जैसे हरि बैकुंठ में सोता है, हरि बैकुंठ में, कौन से कारक का चिन्ह, अधिकरण, कौन से कारक का चिन्ह, अधिकरण का। विभक्ति कौन सी लगनी चाहिए थी, सप्तमी। विभक्ति कौन सी लगनी चाहिए थी, सप्तमी। हरि बैकुंठ में सोता है, हरि बैकुंठ में सोता है। कहाँ सोता है, बैकुंठ में। करता है हरि, कर्ता कौन है, हरि। विभक्ति सप्तमी, लेकिन इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना। बैकुंठम अधिसित, सीमान होता है सोना, सीमान क्या होता है, सोना। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको इंगित किया है। अब इसमें विभक्ति देखनी है कौन सी है, द्वितीया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, अधि। यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो वहां कर्म संज्ञा होती है। यदि अधि उपसर्ग नहीं होता तो यहां सप्तमी का प्रयोग होता। जो यदि उपसर्ग नहीं है तो जिस कारक का उसमें नियम दिया है उसी कारक का उसमें प्रयोग करते। इसलिए यहां आपको जो सूत्र लिखना है वो लिखना है अधि सिंह स्था शाम कारण पूछता है, आप बना सकते हो, इसमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अधि सिंह स्था शाम कर्म इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भव। और यदि अस्मिन् पदे जोड़ते हो तो उसमें अस्थि का प्रयोग आपको करना। इस प्रकार से निचोड़ जो है वो ये है कि यदि अधि उपसर्ग के बाद, अधि उपसर्ग के बाद सी स्था और आस धातु दी हुई हो तो वहां गौण कर्म में कर्म संज्ञा होती। जैसे और भी मैं एक उदाहरण देता हूं। शिक्षक, शिक्षक आसंदिकाम
शिक्षक कुर्सी पर अधिष्ठित। तिष्ठ माने ठहरना, रुकना, बैठना। आस माने बैठना। अध्यास्ते, क्योंकि अधि का जो अंतिम वर्ण है वो एक वर्ण है, इसलिए यहाँ संधि होती है, यण संधि। अध्यास्ते क्या लगा हुआ है? अधि, इसलिए विभक्ति कौन सी है? द्वितीया। कौन सा सूत्र काम करेगा? अधि सीम स्था साम कर। इसी प्रकार से अगला एक सूत्र है, उसका नाम है अभि नी विशस। अभि नी विशस, ये सूत्र है। अभि नी विशस। विश माने होता है प्रवेश करना। विश माने जो, विश का जो अर्थ है वो है प्रवेश कर। ठीक, इसमें उपसर्ग लगे हुए हैं दो। कौन कौन से? अभि तेलस नी तेलस विश। नियम वही है कि यदि किसी भी धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो वहां द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। इसलिए यहां इसमें उपसर्ग लगे हुए दो, अभि प्लस नी। अभि नी, ये दो उपसर्ग यदि विश धातु में लगे हों तो वहां पर भी गौण कर्म में, कौन से कर्म में? गौण कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसान, किसान नगर में प्रवेश करता। जैसे किसान नगर में प्रवेश करता है। नगर में कौन सा कारक है? अधिकारक। विभक्ति कौन सी लगनी चाहिए थी? सप्तमी। लेकिन विश माने प्रवेश करना और इसमें हमको उपसर्ग जोड़ने हैं अभि और नी, इसलिए इसमें द्वितीया का प्रयोग करेंगे। जैसे कृषक है नगरम, कृषक है नगरम अभि नी। किसान नगर में अभि नी विश नगर में प्रवेश कर। ये इंगित कर दिया यानी अंडरलाइन कर। इसमें यहां जो सूत्र लिखना है वो सूत्र लिखना है अभि नी विशस। क्यों? क्योंकि यहां अभि और नी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। ये दोनों उपसर्ग लगे हुए हैं, धातु इसमें लगी हुई है। फिर इसके बाद याद रखना है कि इसकी सूत्र क्या है? अभि नी विशस। इस सूत्र से गौण कर्म में, कैसा कर्म है ये? गौण कर्म। गौण कर्म में द्वितीया विभक्ति लगा। कौन से लगाते? द्वितीया विभक्ति। कौन सा सूत्र काम करेगा? अभि नी विशस। सारांश जो है इसका, इस कारक का जो सारांश है एकतम च सूत्र को छोड़कर या दो तत्व इसमें मिलते हैं, वो आगे आएंगे। या तो अव्यय शब्द मिलते हैं या उपसर्ग लगे हुए मिलते हैं। यही कारक एक ऐसा है जिसका एक नियम है,
कि उपसर्ग पूर्वकम धातु योगे यदि धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो वहां द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाए। ये सूत्र नंबर 5। फिर से सुने। एकतम च द्विकर्मक धातुओं के योग में एकतम च सूत्र से द्वितीया लगाते। कोई भी उपसर्ग यदि किसी धातु में लगा हो तो द्वितीया लगाते हैं। सूत्र आपको ध्यान रखना है। यदि अधि उपसर्ग लगा है तो ये सूत्र लिखना है अधि सीन स्थासाम कर्म। यदि विष धातु दी हुई हो तो सूत्र लिखना है अभि नी विश्वास। यदि विष धातु दिया हो तो आपको सूत्र लिखना है अभि नी विश्वास। इस प्रकार से अगला एक सूत्र, अभी से सूत्र और भी है, उपान बध्यांग बस। उपान बध्यांग बस, ये सूत्र नंबर है 6। छठवां जो सूत्र है वो ये है उपान बध्यांग बस। धातु कौन सी है? बस। बस माने रहना। बस माने क्या है? रहना, निवास करना। यदि बस धातु में, यदि बस धातु में, ये छठवां सूत्र है उपान बध्यांग, उपान बध्यांग बस, ये सूत्र है। उपान बध्यांग बस है, ये जो सूत्र है इसका मतलब है, देखिए, ओ प्लस अनु प्लस अधि उपान बध्यांग अनु अधि और प्लस बस बराबर होती। इसका मतलब आपको समझ में आया? वही नियम है कि उपसर्ग लगाओ किसी धातु में। धातु कौन सी है? बस। ये उपसर्ग लगे हुए हैं तो इसमें भी गौण कर्म में, इसमें गौण कर्म में द्वितीया लगा। कौन से कर्म में? गौण कर्म में। निष्कर्ष ये किए, उपसर्ग यदि लगा हो किसी धातु में तो गौण कर्म में द्वितीया लगाते हैं। ये इसका सूत्र है। यदि उप, अनु, अधि और आ ये बस धातु में लगे हो तो गौण कर्म में इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति लगा। जैसे अर्थ बदलेगा। क्यों? उपमान होता है पास में, अनुमान होता है पीछे और अधिमान होता है में, अंदर। इस प्रकार से उसके अर्थ बदलते हुए चल। जैसे वह नगर के पास रहता है। वह किसके पास रहता है? नगर के पास। इसके बनाने के दो कारण हैं। यदि पास की आप समीप लगाते हो तो इसमें षष्ठी का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्रिया जो है रहना, जो बस धातु है उसमें हम उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते। और यदि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो गौण कर्म में षष्ठी विभक्ति, सॉरी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करें। जैसे सहे
नगरम, पास की क्या लिखनी है, ऑप बस, वह नगर के पास रहता है, वह नगर के पास रहता है। किसके पास रहता है, नगर के पास। और पास की हमने क्या लिखी है, ऑप, क्या लिखी है, ऑप। जैसे और भी उदाहरण यदि आपको लिखने हैं तो लीजिए, जैसे धोबी, धोबी राजा के महल के पीछे रहता था। मित्रों, धोबी राजा के महल के पीछे रहता था। करता कौन है, धोबी। रजक, रजक माने होता है धोबी। मुख्य कर्म इसमें है नहीं, गौण कर्म है कौन सा, महल और राजा। पीछे, किसके पीछे, महल के पीछे। उपमाने पास में, अनुमाने पीछे। यदि पश्चात का प्रयोग करेंगे तो षष्ठी चली जाती है, लेकिन हमें प्रयोग करना है उप, इसका पीछे अनु का प्रयोग, अनु बसती इसमें। ये बात है लंग लकार का, लेकिन इसको हमने लट लकार में बनाया और इसमें जोड़ दिया, वाक्य चला गया लंग लकार। इसका भी एक नियम है, यदि वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे दिए हों तो ऐसे वाक्यों को हम लट लकार में बनाएं और उसके बाद इसमें का प्रयोग करें, वाक्य अपने आप ही लंग लकार का अर्थ प्रदर्शित कर दे। आइए, ये राजा नपस्य प्रासाद, प्रासाद में हमने विभक्ति लगा दी है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अब इसमें आपको इसका उत्तर लिखना है। विभक्ति है कौन सी, द्वितीया। विभक्ति कौन सी है, द्वितीया। और सूत्र जो लिखना है आपको वो लिखना है उपान पद्यान बस। ये सूत्र आपको लिखना, क्यों, क्योंकि यहाँ अनु दिया है, क्योंकि यहाँ अनु के बाद बस दिया है, इसलिए यहाँ उपान पद्यान बस सूत्र अपना कार्य करता है और गौण जो कर्म है उसमें द्वितीया का प्रयोग कर। इस प्रकार से ये मैंने सूत्र नंबर 6, कर्म कारक के सूत्र नंबर 6 यानी 6 सूत्रों का अध्ययन आपके लिए कराया। इसके बाद अगले जो सूत्र हैं उन्हीं सूत्रों से हम इस कर्म कारक को प्रारंभ करेंगे। यदि इसमें कोई समस्या यदि आपके लिए आती है तो उस समस्या को आप हमें उजागर करें। जय हिंद, जय भारत।